बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टूडेंट्स आज सुबह स्कूल गए हैं जी, 9:30 बजे का टाइम था, तो सब लोग को गुड लक। लेकिन 9:30 बजे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इतनी रिलैक्सेशन दी गई है कि आप किसी भी कलर का कोट या जैकेट पहन के जा सकते हैं। सो कोशिश करें जब जो सबसे गर्म घर में जैकेट या कोट है वो पहन के जाएं। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जी अपने आप को कवर रखना। सो छोटे छोटे बच्चे तो वैसे ही जब सुबह उठ के तैयार करना होता है स्कूल भेजने के लिए, तो दिल को कुछ हो रहा होता है कि लेकिन ज़रूरी है ये चीज़ें। सो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ खाने पीने में भी अगर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं जी। आगाज़ में सबसे पहले हम टॉप स्टोरीज शामिल करेंगी। तो आज की खबरें क्या हैं? सबसे पहले जी अच्छी खबर यह है जी, लाइसेंस फीस में 16 जनवरी तक रियायत। कज़ाफी स्टेडियम में कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए 8 सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है। पंजाब के मोहसिन का तारीख साज इकदाम, पाकिस्तान में पहली बार बिला सूद इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और रिक्शे दिए जाएंगे। महंगाई का तूफान, अवाम रखने लगे और इंतजामिया गायब। चाय की पत्ती 50 रुपए, चावल 30 रुपए महंगे। तो जी आज की खबरों के लिए हमारे साथ इमरान यूनुस और दुरे नायाब हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। फाइनली हमने कल तो हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस से ही खासे सीनियर ऑफिसर थे जिनका ये कहना था कि जी रिकॉर्ड इस दफ़ा लोगों ने लाइसेंस बनवाए हैं। मतलब उनकी सर्विस के दौरान उन्होंने कहा इस तरह का मैंने रिस्पांस नहीं देखा, और ये तमाम क्रेडिट नो डाउट सीएम साहब को जाता है, जिनकी काविशों की वजह से मेरे ख्याल से जिसने कभी सोचा भी नहीं था लाइसेंस बनवाने का वो भी जा रहा है। और अब इतनी आसानी दी जा रही है कि मजीद एक्सटेंशन कर दी गई है। लाइसेंस फीस 16 जनवरी तक इसमें रियायत है। पहले इसमें बात कर लेते हैं, फिर आएंगे जी कार ड्राइविंग सेंटर की तरफ। इमरान देखिए जी, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जब भी हम कभी बात करते थे कि कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता कि कवानीन बनाने वाले या लागू करवाने वाले जो है उस पर सख्ती से अमल दरामद नहीं करवाते थे। अब जब निगरान सेटअप में जब इस चीज़ को देखा गया कि कुछ ही लोग थे, सिर्फ लाखों में, जिनकी तादाद लाखों में थी, जिनके पास लाइसेंस थे, बाकी पूरा शहर जो है वो लाइसेंस के बगैर मोटर बाइक्स, गाड़ियाँ और बाकी जो सवारियाँ हैं वो चला रहे थे। तो फिर इस सूरत हाल को देखते हुए जब वज़ीर आला की तरफ से ऐलान किया गया कि 31 दिसंबर की डेडलाइन है और आपका जो 60 रुपये लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस होती थी उसको 1000 रुपया कर दिया जाएगा। फिर लोग जो है वो भागे भागे उस तरफ आए। ये कौम जो है ये ऑब्वियसली ज़ोर ज़बरदस्ती से ही मानती है। ये कवानीन को अपनी जिम्मेदारी सोच कर जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं करते अनटिल अनलेस इन पर कुछ भारी जुर्माने जो हैं वो आयद ना किए जाएँ या सज़ाएँ जो है वो ना दी जाए। यही वजह है कि FIRs हुई, जुर्माने डबल हुए, 2-2 हज़ार रुपया फ़ाइन हुआ, चाहे वो 1 वे की खिलाफ वर्जी है या बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग है, तो उस पर अमल दरामद जो है वो करवाया गया। फिर देखने में ये चीज़ आई कि जब लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते थे तो उन्हें लंबी कतारों में लगना पड़ता था। और फिर ये हुआ कि निगरान गवर्नमेंट ने ये किया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर सेंटर्स जो है वो कायम कर दिए गए। फिर उसके बाद अब जो है हमने ये भी देखा कि जब बात आई टेस्ट वगैरह देने की, वहाँ पर तवील कतारें जो हैं वो भी लगती थी। तो उसका हल भी जो है वो कल वज़ीर आला ने जब एक मौके पर उन्होंने विज़िट किया तो वहाँ पर भी शहरियों के मसाइल जो हैं वो खुद सुने और उस पर अमल दरामद जो है वो भी करवाया। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि शहरियों को उनकी जिम्मेदारी से मुतल्लिक आगाह किया जा रहा है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं शहरियों को तो जिम्मेदारी से मुतल्लिक आगाह किया जा रहा है, वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के जो बार बार इस तरह सेंटर्स का दौरा करें। दुरे नायाब, आई मस्ट से कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आपने आसानी दे दी, उसके बाद अगर आप नहीं भी जा रहे तो डजंट मैटर। अच्छा, हम समझते थे कि मुल्क चलाने वाले कोई और है, लेकिन असल में मुल्क चलाने वाले जो है ना ब्यूरोक्रेट्स हैं। अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो निगलेक्ट है। मैं बहुत सारे ऐसे अफसरों को जानता हूँ जिनके पास लाइसेंस नहीं है। और अच्छा? उसकी वजह ये है कि अफसरों के पास आप उन पे पर्चा करवाएंगे। मैं उनका नाम कभी भी नहीं लूंगा, ताल्लुक का तकाजा होता है, नाम नहीं लेते। लेकिन क्योंकि उसकी भी जस्टिफिकेशन है, सारी उम्र तो वो जब से सर्विस स्टार्ट करते हैं ड्राइवर 4-4, 5-5 होते हैं और उन्होंने कभी गाड़ी चलाई जरूरत नहीं होती, कभी इमरजेंसी में गाड़ी चलानी पड़ जाए। अदरवाइज अफसरान, सरकारी अफसरान, LD की बात कर ले, LD में बहुत सारे अफसरान वो गाड़ी चलाना पसंद नहीं फरमाते हैं। ठीक है, उनके वो गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर्स हैं, घर में अलग गाड़ी है, घर में ड्राइवर है। LD में तो जो सीनियर अफसरान है उनको तो 2-2 डेजिग्नेटेड गाड़ियाँ अलॉट हैं। अगर LD का ये हाल है तो सोचो सुपीरियर सर्विसेज का क्या हाल होगा।
अच्छा, अब उनके पास चेक करने का क्या तरीका है सरकार के पास कि वो भी चेक करें कि सरकारी अफसरान, सरकारी मुलाजिम, पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकार, इनके पास लाइसेंस 100% एश्योरिटी का क्या नतीजा है। तो मेरे ज़हन में तो ये तजवीज़ आ रही थी ना कि जिस तरह आप साल के बाद ACR पे आपने साइन कराने होते हैं, आपने अपने जो आमदन के ज़राए के सर्टिफिकेट जमा कराने होते हैं, तो इस तरह आपको ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरह की जो मैंडेटरी चीज़ है, तो मजीद सख्ती करनी नहीं ये होनी चाहिए ना। आप, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ आपकी तरफ कि अब शहरी जो सारा दिन सख्त सर्दी में 5 डिग्री 7 डिग्री में सुबह से लेकर रात तक खड़े हैं, एफर्ट पुट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ख्वाहिश पे, गवर्नमेंट की उनकी जो इस वक्त थी कि ज़रूरी था लाइसेंस बनाना, उस पर सर झुका के अमल कर रहे हैं, तो वाई नॉट। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अफसर, चाहे वो ग्रेड 1 है चाहे वो ग्रेड 21 है, वो किस चीज़ का जो इंतजार कर रहे हैं, और इनके पास क्यों नहीं, इनके पास चेकिंग का क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे सवाल ये ना कि अब जिन अफसरान की आपने बात की है, उनको कोई वार्डन रोक के चेक करेगा? बेशतर अफसरों को जानता हूँ, नहीं कोई वार्डन रोक के उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेगा? वो पीछे बैठे होते हैं, उनका आगे ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइवर के पास लाइसेंस होता है, जरूरत ही नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है या दूसरी पुलिस हमारी है, वहाँ पर रुझान नहीं है सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी को रोकना। एक मैं आपको ये भी बताऊँ, वो बहुत सारी चीज़ें वायलेट कर रही होती हैं, उनके काले शीशे होते हैं, गैर नमूना नंबर प्लेट लगी होती है। कोई उनसे पूछता है कि आपने होम डिपार्टमेंट का कोई सर्टिफिकेट लिया है ये टिंटेड किस्म के जो लगाने के लिए शीशे? कोई पूछता है उनसे? और गरीब की ये हालत है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि गरीब की हालत है कि वो सादा गाड़ी भी लेके जा रहा हो ना, उसने सिर्फ ब्लाइंड लगाए होते हैं धूप से बचने के लिए, उसको भी खड़ा कर देते हैं, ब्लाइंड उतार देते हैं। ऐसे ही भाई आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल ये कहता है कि शीशे पे कोई कलर नहीं होना चाहिए, शीशे साफ होने चाहिए, आप ब्लाइंड को उतार देते हैं। और एक वक्त ऐसा आ गया था कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो ब्लाइंड जो है वो तोड़ मोड़ देती थी, वो ज़ाया कर देती थी कि जी ये आप नहीं लगा सकते। और यहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ बगैर परमिट के, बगैर किसी इजाजत के काले शीशे करा के फिर रही हैं। लाजमी खत्म करना, ये डिफरेंस भी तो गवर्नमेंट ने खत्म करना है ना। हमारी गवर्नमेंट से तो बड़ी उम्मीदें हैं, जिस तरह उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीडाइट किया, एक्सलेट किया, चीज़ों को चलाया, इंसाफ और दूसरी चीज़ों को भी देखा, तो यहाँ पे भी इंसाफ होना ज़रूरी है। ये वो आम लोगों का फीडबैक है जो मैं समझता था कि मुझे प्रोग्राम में बैठ कर जरूर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ लोगों की दिलों में वो लाइनों में ज़रूर लगते हैं, वो कानून पे अमल दरामद ज़रूर करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने लाइसेंस भी बनवाते हैं, ड्राइविंग टेस्ट भी देते हैं, लेकिन फिर वो इस कल्चर को भी डिस्कस करते हैं कि अभी भी बहुत ऐसा तबका है जो अभी भी अब नहीं समझता कि जी हम भी। अच्छा जी, ड्राइविंग टेस्ट के लिए 8 सेंटर कायम किए गए हैं। कल मैंने अपने गेस्ट से स्पेशल रिक्वेस्ट ये की थी कि ड्राइविंग स्कूल की तादाद भी बढ़ाई जाए ताकि लोगों को आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे अपने ऑफिस के लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हम बार बार टेस्ट में फेल होते चले जा रहे हैं। सो ड्राइविंग करते हुए उन्हें इतनी देर हो गई है, फिर टेस्ट में फेल हो जाना, वैसे ये है सख्ती? देखिए बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने ड्राइविंग स्कूल बना रखे हैं। आपने भी, मैंने भी, दुरान आपने भी देखे होंगे, जब हम सफ़र पे निकलते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी जो है जिसके ऊपर जो है वो ड्राइविंग सेंटर का नाम लिखा होता है और वो सिखा रहे होते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसको, मेरे ख्याल के मुताबिक इसको ना सरकारी सतह पे ऐसे स्कूल जो है ना वो होने चाहिए। प्राइवेटली तो लोग कर रहे हैं, सरकारी सतह पे जब होगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, लोगों का वक्त भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और वाकई वो रजिस्टर्ड होंगे, और जो लोग फेल किया जाना भी मुश्किल होगा जो वहां से। बिल्कुल ऐसे यही बात है कि जो उनके स्कूल से ट्रेनिंग लेके निकलेंगे उनके पास ये चांसेस पता होगा कि इन्होंने बाकायदा टेस्ट दिया। और नॉर्मली जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ होता ही यही है कि सरकार आपकी जो है वो, बल्कि वो बाकायदा क्लासेस, वहाँ ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर वो बाकायदा क्लासेस आपको 3-3 महीने बहुत की, मुश्किल है, 3-3 महीने की क्लासेस जो है ना वो, और लाजमी वो पहले 3 महीने में जब आप टेस्ट देते हैं उन्होंने फेल तो आपको लाजमी करना है। अच्छा इमरान, वो आपको पूरा तैयार करके निकालते हैं। तजवीज़ बहुत काबिल अमल है क्योंकि उस पर आपका रेवेन्यू जनरेशन का भी फायदा है। आप देखें ना 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों को देख के सीखते हैं, और फिर भी ये श्योरिटी नहीं होती कि आप टेस्ट पास कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सिर्फ सरकार करेगी, मामूली सी फीस रखेगी, वो भी रेवेन्यू आएगा, फिर सेफ हैंडेड ड्राइविंग स्कूल में वो ट्रेनिंग लेंगे, फिर गवर्नमेंट के स्टैम्प के साथ जब ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफाइड होकर निकलेंगे तो लाइसेंस उनका। और आप यकीन जाने दुरान आया, ये जो प्राइवेट कंपनीज है ना, मैंने इसको वैसे ही तजर्बाती तौर पर इनका दौरा किया, और यकीन जाने मैंने एक आम सारी भर के उनसे बात की कि जी मुझे जो है वो ड्राइविंग सीखनी है। वो आपको पहली बात पता क्या सिखाते हैं? जी हम आपको सिखाएंगे कि आप ना जब लाइसेंस बनवाने जाएंगे ना तो आप पास हो जाएंगे। वो आपको इस काबिल नहीं बनाते कि आप रोड पे बेहतरीन ड्राइवर के तौर पे अपनी गाड़ी जो है वो ड्राइव करेंगे। वो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आपको सिर्फ लाइसेंस जो है ना वो मिल जाए। मकसद भी कल मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया और ये रिक्वेस्ट भी इसलिए की कि यहाँ से जो लोग आएंगे पास होकर ड्राइविंग करेंगे
वो अच्छे तरीके से उन्हें वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन पता होंगे जो रिक्वायर्ड है। अगर कोई सरकारी ड्राइविंग टेस्टिंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेके निकलता है, उसको किसी फिर टेस्ट की जरूरत नहीं रहती होती है। उसको तो सीधा लाइसेंस दे के कहना जैसे कि भाईजान आप ओके हैं, आप इजी है जाए, आपका बर्डन भी कम होगा। आप उसको पहले पूरी ट्रेनिंग कराएंगे, फिर उसको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का देंगे, फिर वो आगे जाके ड्राइविंग लाइसेंस वीकेंड प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सैटरडे संडे को आप क्लासेस जो हैं वो शहरियों के लिए रख सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है अगर इस पर अमल दरामद बिल्कुल ऐसा ही है। सो रह गई बात के डेज जो एक्सटेंड है वो सिर्फ इसलिए की गई कि आपके लिए आसानी हो, तो प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है जो कोई भी रह गया है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सका, ये वो रूल्स हैं जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको खुद को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े लोगों की ज़िंदगी का ख्याल रखें, रोड पे अच्छे तरीके से ड्राइव करें और तमाम कवानीन की पाबंदी करें। हम ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और बहुत बड़ा इकदाम उन लोगों के लिए उठाया गया है जो कि रोज़गार की तलाश में है। बाइज्जत तरीके से आप रोज़गार कैसे कमा सकते हैं। पहले भी इस तरह की प्रैक्टिस हमने माजी में भी देखी, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के अदवार में फैसिलिटेट किया जाता था, लेकिन आसान कर्जे दिए जाते थे या फिर सूद के साथ कर्जे दिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है जी, बेरोजगारों को इलेक्ट्रिक रिक्शे दिए जाएंगे। चिंची रिक्शे के रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ है और वज़ीर आला ने तलबा और मुलाजमत पेशा खवातीन को 12,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद आसान शराइत पर देने का ऐलान भी किया है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बाइक्स जो दी जा रही हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। फ्यूल वाले से भी मसले से जान छूटेगी, माहौल दोस्त भी होंगी और आपको फ़ायदा भी होगा। दुल्हन आया जी बिल्कुल, इसमें सबसे अच्छा पहलू ये है कि ऐसी खवातीन जिनको जॉब करते हुए बाहर निकलते हुए घर में अपने घर वालों के लिए रोज़गार कमाते हुए बहुत मुश्किलात का सामना था, और वो डिपेंडेंट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता बहुत लिमिटेड है। थी। पहले तो वो अपने फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट थी, वालिद या भाई या शौहर जो भी छोड़ के आए, फिर वो डिपेंडेंट इस चीज़ पे थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो हालात हैं आपको पता है कि सिवाय ऑरेंज लाइन अगर बात की जाए, मेट्रो बस की बात की जाए, तो लोकल दीगर रूट्स पे आपको कुछ नहीं मिलता, और सेफ भी नहीं, आपको कितनी देर वेट करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो फायदा है ना, वो सबसे बड़ा खवातीन के लिए है कि अब उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स ना सिर्फ मिलेंगी बल्कि इलेक्ट्रिक बाइक्स वो, और जहाँ तक रहेगी खवातीन की बाइक चलाना, ये रुझान हमें नजर भी आ रहा है। लाहौर में तो खैर बहुत अर्सा पहले हो गया था। इसमें डेफिनेटली पिछली गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देना चाहिए कि शिवाजी साहब की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोशिश की और खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए उन्होंने ड्राइविंग सिखाने पे प्रमोट किया। फिर वो पिंक रिक्शे आ गए, पिंक बाइक्स आ गई, चलता रहा। लेकिन उसमें डाइवर्सिटी क्या थी, ये जो अब प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया उसमें ये है कि ना ही फ्यूल की कंजप्शन है, ना ही कोई स्मोक के हवाले से बढ़ेगी, कोई सूरत ख़राब होगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इलेक्ट्रिक बाइक्स है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई उनकी जेब पे बोझ भी नहीं है, उनकी अपनी एक सवारी उनके पास आ जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे अदा करते रहेंगे, कोई सूद उस पर नहीं है। तीसरा कंट्रोल रेट, चौथा फौरी डिलीवरी, कि बस आप कोई खातून ऐसी है जो क्राइटेरिया में पूरा उतरती है, जॉब करती है, रोज़गार उसके पास है और वो काम कर रही है, सरकारी है, नीम सरकारी, जिस तरह से भी अपने अप्लाई करे और उसके बाद अपनी बाइक पे अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए, ख़ुद कफ़ील हो, अपनी जॉब पे आए और जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इससे बड़ा गवर्नमेंट कोई काम ख़वातीन वर्किंग वुमेंस के लिए कर सकती थी तो वो भी होता, तो वो भी कर सकती। बहुत बड़ी आसानी, ये बहुत बड़ी रियायत है। उसके बाद रही बात अब बेरोज़गारों के लिए कि उनको इलेक्ट्रिक रिक्शों की तरफ लाया जा रहा है, और मेरा ये ख्याल है कि जो मैं विजन देख रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब का, कि वो ऐसी पॉलिसी बना के जाएंगे कि उसके बाद सरकारी सतह पे हो या किसी भी सतह पे हो, आपको डिस्करेज ही किया जाएगा कि आप फ्यूल या पेट्रोल या डीजल या किसी भी किस्म की व्हीकल को मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, मुझे आप दोनों से इस पे कमेंट चाहिए कि ये माहौल दोस्त होते हैं, ऐसा तो नहीं सर्दी में जल्दी स्टार्ट ही ना हो और गर्मी में बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ बाद में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। मैं इमरान से पूछना चाहूँगी, ऐसा तो नहीं है? देखिए बात इस तरह है कि सबसे पहले तो हमें अपनी उन बहनों को सपोर्ट करना चाहिए जो रोड्स पर बाइक लेके निकली हैं, और हमें बड़ा हम रोज़ाना देखते हैं, जैसा दुल्हन ने आपने कहा कि लाहौर में तो बड़े अरसे से ये चीज़ जो है वो शुरू हुई हुई है, और बड़ी खुशी की बात है कि वो खुद कफील जो हैं वो हो रही हैं, स्पेशली इस मामले में। दूसरी बात यह है कि सरकारी सतह पर इलेक्ट्रिक बाइक्स या रिक्शे मुतारिफ करवाना, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली ये हम सीजन से गुजरे, इसके बाद तो फायदे ही फायदे। पहली बात तो ये है कि लाहौर शहर में बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
एक तो ये फ़ायदा होगा कि बेरोज़गार जो हैं उन्हें कम से कम अपना रोज़गार के मौके जो है वो मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये बिला सूद है, आपको आसान शराइत पर गवर्नमेंट जो है वो आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स और इसके साथ साथ आपको रिक्शे देने जा रही है जो कि इलेक्ट्रिक है, ठीक है। आपकी फ्यूल कंजप्शन जो है वो भी बचत हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि लाहौर शहर का बेड़ा गर्क जो ट्रैफिक का किया हुआ है ना, ये लिटरली ये चिंची रिक्शे जो है ना, कोई भी अपनी मोटरसाइकिल के पीछे जो है वो एक बॉडी लगा लेता है और उसको रिक्शे का नाम दे दिया जाता है। किसी का सिलेंसर है, किसी का नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट ये, जो चिंची रिक्शा ड्राइवर है ना, उनको तो ये वाले रिक्शे दिए भी ना जाए, बिल्कुल माजरत के साथ उनको तो बंद कर देना चाहिए ना। और तीसरी बात यह, जिस तरह बिल्कुल आपने बात की कि क्या ये फिजिबल है, नो डाउट ये बहुत ज़्यादा फिजिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो अपने घर में यूज़ की, इसलिए मुझे उसका आइडिया है कि थोड़ी देर आपको चार्ज करनी पड़ती है बैटरी, और वो 70-80 किलोमीटर जो है, या बाज़ का अगर बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा, वो 150 किलोमीटर तक भी चलती है। तो वो आप कहीं भी, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही उसका एक पॉइंट होता है, आप कहीं पे लगाएं और चार्ज कर लें और उसको चलाएं। तो ये एक बेहतरीन अमल है। और स्पेशली सबसे खुशी की बात यह है कि जो तलबा तालिबात हैं जिनको अशद ज़रूरत होती है, जो बेचारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं जो हमारे शहर में है ही नहीं जो है ही नहीं, अब जो है यकीनन उनको आमदरफ्त के लिए बेहतरीन सवारी जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है कि आप ये चीज़ लाजमी कर दें कि जो रिक्शा जिस सूरत में दिया जा रहा है और जो बाइक जिस तरह दी जा रही है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि हमने पिछले अदवार में ये चीजें देखी ना, हमने इतनी महंगी गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर लगा दिए, ठीक है, अब एलपीजी सिलेंडर चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कि शायद जो कंपनी के मालकान हो उनको भी देखकर दुख हो रहा हो कि हमने पाकिस्तान में परेशान हो जाते हैं, चीजें देती हैं। तो आपके ये मोटरसाइकिल रिक्शे जो अब आपको बनाने की, तो इसमें आगे पाकिस्तानी चूंकि हम हैं, हमने ये भी करना है कि इलेक्ट्रिक रिक्शों को किसी तरह बनाना है कि इसमें 6 से 8 बंदे बैठ जाएं, हाँ, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो हालात तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मतलब, और आपको कैपेसिटी भी, जो लोग रोजगार के लिए भी इनको लेकर निकले वो इसकी कैपेसिटी के मुताबिक अगर। अच्छा, इस पे एक दरखास्त मेरी ये भी है कि बेरोजगारी के अंदर नीम बेरोजगारी का भी इजाफा करें। नहीं, ऑनेस्टली, चले मैं आप हम दोनों को देख के मुझे पता है कि आप क्या पॉइंट करना चाह रहे हैं लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो कम आमदन वाले लोग हैं, 30-32 हज़ार कमाते हैं मिनिमम, फर्ज करें, नहीं, तो ये अच्छी चीज है, वो पार्ट टाइम ये कर सकते हैं। पार्ट टाइम मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। महंगाई के हालात तो आगे ऐसे ही कह रहे हैं आप, महंगाई के हालात तो ये है कि ये एक जॉब के साथ तो लोगों का गुजारा ही नहीं हो रहा। वाकई जिसकी 30-35 इवन 50 महंगाई की रेशो देखे ना कहाँ चली गई है। और अगर हम पे मेहरबानी करेंगे तो हम तो रिपोर्टिंग सारा शहर में कर रहे होते हैं, तो हम भी सारा दिन एक जगह से दूसरी जगह। मैं तो लिटरली वो देख रहा था कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ, मैं यही सोच रहा था प्रोग्राम से फ्री हो गए ना अप्लाई करते नहीं उतरते। चले जी, खैर, बादशाही मस्जिद में तबरकात गैलरी की तामीर शुरू, मंसूबा जून में मुकम्मल होगा। इस पर भी सीएम साहब ने खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है कहा था कि फौरी तौर पर इस पर काम होना चाहिए। इमरान, देखिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आप यकीन जाने कोई लास्ट मंथ मैंने ये दिसंबर में ही विज़िट किया है बादशाही मस्जिद, और मैंने पहली दफ़ा वहाँ पर जो तबरकात पड़ी हुई हैं, जो वहाँ की हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, यकीन जाने मैं तो खुद हैरान हो गया कि इतनी पुरानी चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ पर पड़ी हुई हैं। लेकिन आप यकीन जाने वाकई उसकी रिहेबिलिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। स्पेशली मैं उन रूम्स में गया हूँ, आप यकीन जाने कि वहाँ पर लाइट्स का मुनासिब बंदोबस्त नहीं, ठीक है। जो लोग वहाँ पर विजिटर हैं उनका कोई प्रॉपर आने जाने का कोई रास्ता जो है वो मुनासिब नहीं था। तो बहुत ज़्यादा काम जो है वहाँ पर होने वाला है। लेकिन मैं यकीन जाने कि जो चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी ना हिस्ट्री से रिलेटेड, मैंने कोई तकरीबन कोई 2.5 घंटे जो है वहाँ पर दिए, और वो 2.5 घंटे वाकई मैं समझ रहा था कि मेरे लिए बहुत कम थे उन चीज़ों के बारे में पढ़ने और देखने में। तो वाकई मैं अब शहरी मैं लाहौरियों को कहता हूँ कि वाकई हमारे पास ये इतना बड़ा ख़जाना है हिस्ट्री से रिलेटेड, हमें उसको विजिट करना चाहिए। मैं लाहौर में रहते हुए आज तक जो है वो नहीं जा सका, और यकीन जाने मैं नहीं, ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को मेरे ख्याल से लाजमी तौर पर ऐसे विजिट रखने चाहिए ताकि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में बता सके। इस पर अभी तो फिलहाल काम हो रहा है और जून में मुकम्मल होगा ये मंसूबा। इसके साथ एक और खबर है जी, दुर्रे नायाब की बंद रोड XX कॉरिडोर डिज़ाइन में ब्रिज शामिल किया गया है, लागत 15 करोड़ बढ़ गई है। जी दुर्रे नायाब, लेकिन जब वो खुदाई कर रहे थे, इसमें हुआ ये कि कुछ दिन पहले जब खुदाई कर रहे थे और रिंग रोड के जो ऊपर ब्रिज है उससे जब थोड़ा आगे गए 400 मीटर आगे, तो वहाँ पे बुढ़ा रावी जो पुराना था रावी, उसकी कुछ बाकियात मिली उनको, वहाँ पे वो ट्रैक मिला। अब उसको डिसमेंटल करना, उसको ख़राब करना, वो अब इनकी मशीनरी की बस की बात नहीं है। वो इतना पुराना स्ट्रक्चर और इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है और इतना ज़्यादा वो
मुश्किल है कि उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि आप उसको क्या करते, या तो बाहर से मशीनरियाँ मंगवा के कुछ कोशिश करते, या फिर उसके हल यही था कि आप थोड़ा सा उसको एलिवेट करके उसके ऊपर से ब्रिज की सूरत में उस ट्रैक को गुजार देते। तो फिर इन्होंने फौरी तौर पर डिसीजन लिया, गवर्नमेंट को भी इसमें ऑनबोर्ड किया। तो अब वहाँ पे कुछ 12 पाइलें करके 6 इस तरफ करके पूरा ब्रिज एक गुजारा जा रहा है ऊपर से, ताकि उसको बाईपास कर दें और उसको ना छेड़ें। आपको याद होगा कि शादमन अंडरपास जब बनाया गया था तो उस वक्त भी यही था कि उसमें भी एक जेल से आने वाली कुछ जो कहते हैं कि वहाँ फांसी घाट होता था पहले, और अमन चौक में ही फांसी दी जाती थी, बड़ी पुरानी एक उसके अंदर चीज़ें थी। फिर वहाँ पे एक ड्रेन चल रही थी गोरों के ज़माने की, वो डिसमेंटल करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उस अंडरपास की हाइट जो है ना वो कम हाइट है। उसकी हाइट ज़्यादा हो नहीं सकी क्योंकि उसके नीचे इम्पॉसिबल था कि उसको डिसमेंटल करते, तो वो 3.3 फुट पे रह गया, तो 3.3 मीटर पे रह गया। तो इसकी ये चीज़ें हर्डल्स आती रहती है। अब हमारे अंदर मसला ये है कि हमें तारीख का तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है, और हमारे इदारे ऐसे इतने अप टू डेट है नहीं कि उनको पता हो कि लाहौर का पुराना स्ट्रक्चर कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ पे क्या गुजर रहा है, कहाँ पे कौन सी बाक़ियात मौजूद है। हमें तो तब पता लगता है जब यहाँ वहाँ हम खुदाई शुरू करते हैं, या कोई सड़क बनाना शुरू करते हैं, या वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ जाता है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि लाहौर के नीचे कितना खजाना करें। अब तो ये सूरत हाल भी बेहतर हो गई, अदरवाइज इन्हें प्रोजेक्ट बना के याद आता था, नहीं इसको इस तरह नहीं होना चाहिए था, इसको इस तरह होना चाहिए था। तो ये रैपिडली चीजें आ गई हैं। अच्छी बात है, गवर्नमेंट डिसीजन लिया और इसको बुढ़ा रावी के पुराने स्ट्रक्चर को बचाने के लिए उन्होंने इस पे फाइलिंग करके ये 15 करोड़ इजाफे की इजाजत दे दी है। तो अब वो स्ट्रक्चर भी नीचे नहीं, अब इजाफे लगने से अगर आपका काम बेहतर हो रहा है और फायदा उसका ज्यादा होगा तो मेरे हो भी नहीं सकता था ना। एक तो अपनी तारीख भी मस्मार करते हैं, ठीक है, दूसरी बात आपसे वो होना भी उस तरह से नहीं था, और आपको ने एक खराबी करनी थी फॉर एवर, क्योंकि इतनी हैवी ट्रैफिक, लाहौर की सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक इस बंद रोड की सेक्शन से गुजरने वाली है, और जब गुजरेगी तो वो ज्यादा देर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो ये जरूरी था। अब बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ये हो गया, और हमारा जो एक पुरानी बाकियात है कि ज़मीन में दफन पता नहीं क्या क्या कहाँ क्या दफन है, वो भी महफूज रहेंगी। हम ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक के बाद हम आएंगे अगली खबर की तरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे। हमने जो पहली खबर डिस्कस की, सेकंड खबर के बिला सूद आसान शराइत पर जो हैं वो बाइक्स और रिक्शे दिए जाएंगे। नो डाउट इसकी अशद ज़रूरत इसलिए भी है कि हम महंगाई की सूरत हाल जहाँ पर देख रहे हैं, एक तो आसानी तो पैदा होगी, दूसरी महंगाई की सूरत हाल डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ बहुत परेशान हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें बढ़ रही हैं। अब हम कहते हैं कि अच्छा जी बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो चीज़ें आप छोड़ दें जिसके बगैर गुजारा हो सकता है। अब रोटी, चावल, चाय, ये सर्दी में तो चाय हर किसी ने पीनी है ना, सो ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल रूटीन में होता है, इनको आप ना चाहते हुए भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चाय की पत्ती जो है 50 रुपये महंगी हुई है, चावल 30 रुपये महंगे हुए हैं। इमरान ना देखिए, जब भी हम महंगाई के हवाले से बात करते हैं और अक्सर प्रोग्राम में हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि जी चीज़ें महंगी होने की वजूहात क्या है, कि चीज़ें जब बनती हैं ऑब्वियसली उसमें बिजली यूज़ होती, उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है, जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो फिर चीज़ें जो है वो महंगी होती है। अब आप ये देखें, जब पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर ऑब्वियसली बिजली भी बढ़ती है, फिर जो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ती है, फिर तो चले समझ लगती है कि चीज़ें महंगी होना एक सबब है इस वजह से। जब पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाती हैं उसके बाद भी जो अशियाए खुरोनोश है, स्पेशली उनकी अगर हम बात करें, जैसे सब्जियाँ, दालें, चीनी, रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया जो हैं, जब वो महंगी होती हैं तो उसको कंट्रोल करना या काबू करना किसकी जिम्मेदारी है? इंतज़ामिया की है ना। ये इंतज़ामिया जो है वो इस चीज़ को क्यों नहीं, अब हमने कभी नहीं ये देखा कि सब्ज़ी मंडी में या जहाँ पर ये मिर्च मसाले अकबरी मंडी में जो इंतज़ामिया के अफसरान है वो वहाँ पर मौजूद हों, वहाँ पर जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक चीज़ें जो है वो निकले। हमने देखा, हमें अब वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती, सुनने में नहीं आती। आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को तो छोड़ें, उन्होंने तो चलो मार्केट में जो करना है सो कितने जुर्माने करने हैं, कितने FIR करनी है, वो तो वहीं तक है, पता नहीं जाते भी हैं कि नहीं जाते, खैर वो भी हम डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन असल चीज़ है कि जहाँ से आप सरकारी रेट लिस्ट निकाल रहे हैं और जहाँ से ये चीज़ें निकल रही हैं, कम से कम वहाँ तो अपने नुमाइंदे खड़े करें। वैसे तो असूली तौर पर जो कायदो ज़ाबित है उसके मुताबिक
जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ये इदारे हैं, स्पेशली जो ग्राम फरोशी को कंट्रोल करते हैं या रेट लिस्ट निकालते हैं, उनके कवानीन के मुताबिक उनका एक नुमाइंदा जो है वो लाजमी सब्जी मंडी में जो है वहाँ होना चाहिए, जो चीज़ें जो है वहाँ से निकलती हैं और कागजात में वो मौजूद है कि वो होता है। अब पता नहीं वो वहाँ पर ड्यूटी देता है कि नहीं। स्पेशली मैं इसीलिए कहूँगा कि ये इंतजामिया की ही जिम्मेदारी है। और स्पेशली जो खबर दी गई है शहजाद खान की जानिब से और उस्मान खादिम की जानिब से, इसमें ये बताया गया कि महंगाई का तूफान ये जो चल रहा है इसमें इंतजामिया गायब है। तो बात फिर वही आगे जो मैं बात कर रहा था कि भाई ये इंतजामिया की ही जिम्मेदारी है, इसमें आप दुकानदारों को छोड़ दें, यानी चेक एंड बैलेंस होगा। लेकिन ऐसे में मैंने तो बहुत सारी, अगर हम खास तौर पे चाय की पत्ती की बात करें, नाकिस चीजें भी इतनी हैं और वो भी महंगी हैं। और ये पत्ती की आड़ में तो पहले तो हम ये कहते थे कि जी रेड हुई है बंद रोड पे, वहां पर पत्ती को रंग करके जो है वो फरोख्त किया जाता था, ऐसी पत्ती दरामद हुई है। वो भी चीजें सुनने में आपको नजर नहीं आएंगी। वो लकड़ी के बुरादे पर रंग करके, तो क्या इसका मकसद है कि क्या ये चीजें होना बंद हो गई हैं? नहीं, अब सिर्फ यही चेक एंड बैलेंस जिस तरह आप बात करें कि वो रुक गया ना, वो रुक गए। तो आप ये देखिए कि आप पैसे लगाकर भी जहर खरीद रहे हैं दुरे नाया। आप इसलिए तो जो साइंटिस्ट हैं बहुत ज्यादा वो मीम भी बने हुए हैं कि जी लाहौर में रहने वाले 10 साल जिंदगी जो है ना वो कम जी पाएंगे। तो ऐसे बातें नहीं बनी, झूठ नहीं है बात मजाक भी अपनी जगह होता है। लेकिन हमें तो अभी लगना शुरू हो गया जो हालात हैं कि महंगाई अपनी जगह और नाकिस अशिया फरोनोश अपनी जगह, और इस कदर मिलावट है कि हमारे अंदर मैं भी कहता हूँ कि लाहौर के अगर 100% लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग कराएं तो 90% लोग जो है ना वो किसी न किसी चीज़ में मुब्तला निकले। इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। और अल्लाह माफ़ करे कि आगे जो हालात हैं यही चीज़ें आपके लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ हो जाती हैं, नई बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ये ऐसे ही बन रही हैं। और मुझे ये बताएं कि सिर्फ लाहौर शहर के अंदर इस चीज़ों का इतना ज़्यादा दबाव क्यों है, या कराची में सुना है वबाएँ बहुत फैलती हैं, वहाँ क्यों इतना दबाव है? बाकी ये पंजाब के दीगर शहर, छोटे शहरों में, यहाँ भी तो लोग ज़िंदगी जी रहे हैं ना, और ज़िंदगी गुजर ही रही है। तो जितने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं अब उसके अंदर रिहाइश के अलावा दीगर जो सिविक इशूज़ हैं, पानी के मसाइल हैं, सीवेज के मसाइल हैं, अब खाने पीने के मसाइल हैं, फिर चीज़ों की जो सफाई तो बहुत दूर की बात, उनके खालिस होने का मसला जो इस वक्त खड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा मसला है। इसको ईजी नहीं किया जा सकता। इदारे हमारे माजी में जो प्रैक्टिस थी कि साहिबान जो है वो खुद जाके मंडियों में खड़े होते थे और वहाँ से रेट निकलवाते थे, और जो रेट निकलता था दूसरे एंड पे वो मजिस्ट्रेटों को पाबंद करते थे कि वो इसका इतलाक बनाए और रिपोर्ट करें रात तक कि किसने कितना इतलाक कराया और कहाँ पे वायलेशन हुई, जो रेट मैंने मंडी से निकाला था उस पर कितना एक्शन लिया गया। यानी करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ नहीं जी, इस टाइम माजरत के साथ हमारी इंतजामिया जो है वो और ही कामों में लगी हुई है, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है, उनको ज़ाहिर बात है कुछ टास्क भी और मिले हैं, उन्होंने उस पर भी काम करना है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी फोर्स जिनका ये काम है वो क्या कर रहे हैं, जिन्होंने महंगाई कंट्रोल करनी है? आपके एसी साहिबान रोजाना की बुनियाद पर ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? देखिए ना, आप अगर दफ्तर में हमारे चेक एंड बैलेंस ना हो, हमने सुबह आके अटेंडेंस यहाँ बायोमेट्रिक ना लगानी हो, तो मुझे बताएं कौन दफ्तर आएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई टाइम पे आएगा नहीं। क्या आप ये कहेंगे कि दुराना और इमरान ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने टाइम से दफ्तर आना था? नहीं, ये तो आपको हर रोज रिपोर्ट लेनी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान जो है आपके, जो मैनेजमेंट के हाई अफसर हैं, जिनको आप जवाब दें, आपने उन्होंने काम लेना होता है। ये जब तक डर खौफ नहीं रहेगा तो फिर जिसका जो दिल करेगा वो करेगा। बिल्कुल कोई नहीं है यहाँ पे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब क्या किया जा रहा है? जराइम पेशा अफराद और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी मुहिम तेज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। फाइनली मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी था, वो इसलिए भी क्योंकि ये सर्दियों में वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो आप पिछला काम ही नहीं कर सकेंगे तो आगे वाला काम किस तरह से निपटाएंगे? 1-5 का रिस्पॉन्स टाइम मजीद बेहतर बनाया जाएगा। इसमें तो मैंने प्रॉपर एक शो प्लान किया कि हम ये 1-5 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, तो इंशाल्लाह आगे चल के हम इसमें खासा डिटेल में प्रोग्राम करेंगे। दुरेना, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जितना पुलिस को इस गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट कर दिया है और निगरान आईजी साहब की मेहरबानियां एक दिन के बाद में बिल्कुल होते हुए, और उसमें आईजी बड़े पॉजिटिव थे, उन्होंने जितना ज़्यादा उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऊपर से जो नीचे मिला, फिर नीचे घर तक, फिर शोहदा तक, फिर उनकी फैमिलीज तक, फिर उनके पता नहीं कहाँ पे जो भी उनके वेलफेयर के फंड थे निकाल के लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम है। उसके बाद साहब खुद थानों को जाके विजिट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होना चाहिए था कि पुलिस का मोराल जो है वो बहुत अप हो जाना चाहिए था।
ठीक है, और पुलिस को शुक्र आप ये कह रहे हैं हो जाना चाहिए था, वाकई हाँ, तो नहीं हुआ। चले मैं हकीकत में बात करता हूँ, मैंने बाहर भी जाना है लोगों से, मैंने बिल्कुल ऐसी बातें नहीं सुननी कि वो कहें कि जी आप हकीकत के खिलाफ ही बातें कर रहे होते हैं। देखिए हमने बाहर जाके लोगों को फेस करना होता है, और हमने फिर ये नहीं कह सकते कि बाहर दिन हो तो मैं कहूँ जी रात है, बड़ा सुहाना मौसम है बाहर, तो करना चाहिए था बगैर हुकूमत की डायरेक्शंस के, बगैर वज़ीर आला की स्पेशल इनपुट के। इनको तो परफॉर्म करना चाहिए कि जब आपको इतना कुछ मिल रहा है, आपको रिहाइशें मिल रही हैं, आपको तनख्वाह में इजाफे मिल रहे हैं, आपके 20-20 साल से रुके प्रमोशन के केसेस लाहौर में अभी भी मैं बताऊं कि क्राइम रेट जो है वो कंट्रोल में नहीं है। लाहौर में अभी भी पुलिसिंग उस तरह से अपडेट नहीं हुई कि लोग जाते हुए घबराए ना। नाके लगे हुए हैं जगह। आप जाके वहाँ शिकायत करने से पहले 10 दफा कहेंगी दफाई करो, क्या करना है वहाँ जाके। और हुआ ऐसा? अच्छा, आप पुलिस के किसी भी बंदे से बात करने से, उससे काउंटर एक्सचेंज टॉक करने से घबराएंगे। मैं इमरान इतना जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस हो गया, हम घबराएंगे, मुसलसल आपको बदतमीजी का रवैया मिलेगा। किसी से बात करने के रवादार नहीं है कि हमें किसी पुलिस वाले से बात ना करनी पड़े, हमें किसी का सामना ना करना पड़े। और मासे के साथ जो नए SHOs हैं जो अब लगाए हैं, उनसे तवक्को तो हमें ये थी ना कि वो जाके परफॉर्म करते हैं। उनके हालात, शिकायत लोगों की बहुत ज़्यादा ये हैं, मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस भी लोग पेश करते हैं कि जी ना वो कॉल उठाते हैं, ना वो फर्स्ट रिस्पॉन्स पे किसी की बात सुनते हैं। ठीक है, थानों के बाद उनके नंबर लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रवैया नहीं है जो पुराने SHOs में था। तो ये जो फ्रंट डेस्क बनाए गए थानों में, ये किस मर्ज की दवाएं? किस मर्ज की दवाएं? फिर लोगों को जब, लेकिन लोग नहीं जाना चाहते ना फौरी तौर पे थाने में जाके इनके सवालात, इनका रवैया बर्दाश्त करने से पहले वो फर्स्ट कॉल पे अपनी एप्लीकेशन, अपनी दरख्वास्त को सबमिट कराना, या अपनी कॉल पे अपनी जो शिकायत, जो उनके साथ जो वारदात हुई है उसको रिपोर्ट कराने पे तरजीह देते हैं कि जी हम वो करा लेंगे, हम थाने नहीं जाएंगे। ठीक है, आप फ्रंट डेस्क पे लोगों को खींच के कैसे लाएंगे जब आप ये साबित कर देंगे कि हमने बहुत अच्छा रवैया रखा है, हमने बहुत अच्छा माहौल दे दिया है, वहाँ पे आपसे चाय पानी पूछा जाता है, चाय पानी लेने की बजाय कि चाय पानी लेने के बजाय आपसे चाय पानी पूछना शुरू हो गए, तभी होगा ना। तो मुझे तो 1-2 जगह के अलावा अच्छा फीडबैक अभी तक नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि इमरान को भी मेरी इन बातों से इत्तेफाक होगा, उसके पास तो शायद और एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नए SHOs का भी अभी वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो देखिए रवैयों के हवाले से दुर्र ने आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि जो असल मसला है ना वो रवैयों का है कि अभी भी शहरी जो हैं वो थाने में जाते हुए डरते हैं, घबराते हैं कि भाई SHO की तो दूर की बात, वहाँ पर मुहर्रर, तफ्तीशी और बाकी जो लोग खड़े हैं वो आपको जिस अंदाज से बुलाएंगे आप वाकई डरेंगे कि आप नहीं जाएंगे। और होता यही है कि लोग जाने से डरते हैं। दूसरी बात ये रही कि निगरान गवर्नमेंट के दौर में, जो कि माजी में होती थी, पुलिस को अपने मकासद के लिए यूज किया जाता था और उनका जो काम था वो उनको नहीं करने दिया जाता था। इस वजह से पुलिस जो है वो वाकई हमेशा नाला रहती थी और उसका गुस्सा जो है वो बेचारे अवाम पे निकलता था, वटएवर वो नाकों पे या विजिट पे, गश्त पे या थाने में आने वालों पर गुस्सा निकलता। लेकिन अब जो है खैर तमाम तर सहूलियात जो है वो पुलिस को तो दी गई है, साथ परफॉर्मेंस भी मांगी गई है। यही वजह है कि अब ये जो हम बात करते हैं 15 के हवाले से, या हम बात करते हैं डॉल्फिन की, पीरूज की, अब उस इलाके का जवाबदेह जो है वो सरकार को कौन होगा? वो SHO होगा। पहले इस तरह नहीं था, पहले हर विंग का एक अलहदा सरबराह होता था, वो जवाबदेह होता था। अब SHO जो है वो जिम्मेदार होगा कि उस इलाके में जितनी भी फोर्सेस वहां पर काम कर रही हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही है। अब जब उसको अपनी नौकरी के लाले पड़ेंगे ना, फिर उसको पता चलेगा कि जब हुकूमत जो है वो हर किस्म की सपोर्ट आपको कर रही है, चाहे माली तौर पर है या टाइमिंग के हवाले से है, हर हवाले से आपको सपोर्ट कर रही है, तो भाई आप फिर अपना आउटपुट वैसा क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन ये जो DIG साहब की दौरान को वार्निंग दी गई है, आई होप कि ये काम कर दिखाए, कुछ फ़ायदा लोगों को भी हो और ये सिलसिला रुक सके। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी अपने आप को महफूज ही नहीं महसूस करता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात अभी अब हेडलाइंस के बाद दोबारा से होगी। हेडलाइंस होंगी, फिर हम आपको प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आजकल हर दूसरा बंदा जिन अमराज का शिकार है, उनके बारे में हम हर रोज़ इसलिए डिस्कशन करते हैं कि हम चाहते हैं आप अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अच्छा जी, ऑफिस से आप जाते हैं, आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, सेम मेरे साथ भी यही होता है, क्योंकि आपकी 7-8 घंटे की जितनी भी ड्यूटी आपने स्टिल बैठ के, जैसे हमारे ऑफिस में सब लोग इस टाइम काम कर रहे हैं, आपने सिस्टम के आगे बैठ के मुसलसल काम करते रहना है। बैक पेन होना, शोल्डर में पेन होना, नेक की पेन, ये आम होती चली जा रही है। बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द देना शुरू हो जाती है। फिर इसके साथ साथ घर में काम करने वाली ख़वातीन
बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि मुसलसल किचन में खड़े होकर अगर वो काम कर रहे हैं, बर्तन धो रही हैं, तो हमेशा से बैक पेन की शिकायत रहती है, नीज में पेन और फिर इसके साथ साथ टखनों में दर्द। ये आम शिकायत हैं जिसका सामना रहता है ख़वातीन को। अब हैरानगी की बात यह है कि हम बच्चों को देखते हैं कि लेथार्जिक नज़र आते हैं, बैग पहने हुए हैं, स्कूल से आए हैं, बैठ के जी कभी यहाँ गिर रहे हैं, कभी यहाँ गिर रहे हैं। सो हमारे पोस्चर कितना मैटर करते हैं। और समटाइम रूटीन आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा, आप सो के उठते होंगे, फील करते होंगे कि आप मज़ीद थकावट महसूस करें, हालांकि जब सो के उठते हैं आपको बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ये क्या क्या चीज़ें हैं जो इसका सबब बनती हैं? हमारे पोस्चर, चाहे वो सिटिंग है, चाहे वो स्लीपिंग है, किस तरह का होना चाहिए। घर पे अगर आप मुसलसल बैठ के 2-3 घंटे टीवी देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आप उठते हैं तो एकदम से आपको फील होता है अच्छा आपकी बैक में बहुत पेन हो रही है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हमारी हैं, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इनसे क्या मसाइल हो सकते हैं, इनको हम ठीक सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक योगा। फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रियाज खान, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सो कुछ बुनियादी चीज़ें जो कि आप सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हमें अपने पोस्चर्स में इतना काम करना है, ख्याल रखना है, जिनको हम नज़रअंदाज करने की वजह से फिजियोथेरेपी पे आते हैं, वो क्या चीज़ें हैं? मोहरे ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने अगर पीछे से देखा जाए कमर को तो बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में होता है, और साइड से देखें तो इसको सेमाई एस की शक्ल में होता है। कुछ गर्दन का हिस्सा आगे की तरफ होता है, मिडल पीछे की तरफ, और कमर वाली जगह जो है ना वो आगे की तरफ होती है। इन मोहरों के अंदर कोई अल्ट्रेशन हो जाए आपके बैड पोस्चर की वजह से, गिरने से, चोट लगने से, इन सेगमेंट्स के अंदर कोई अलाइनमेंट में कोई इशू आ जाए तो बहुत से नर्व्स उसमें दबने लग जाती हैं। उससे एसोसिएटेड बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनको बच्चों में स्कोलियोसिस देखा जाता है, जिसमें स्पाइन टेढ़ी हो जाती है, हेडेक्स आने लग जाती हैं, नमनेस आने लग जाती है, शैटिका का एक मर्ज़ पैदा हो जाता है, डिस्कें हिल जाती हैं। तो पोस्चर्स हमारी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा है, अहम हिस्सा है। तो इसको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी के एक एडवांस फॉर्म है कायरोप्रैक्टरी। इसका बाकायदा बाहर एक डिग्री और कोर्स होता है, और वो लोग जो इसमें स्पेशलाइज्ड हैं उसको डिफरेंट अपनी कायरोप्रैक्टिक टेक्निक से मोहरों को रीअलाइन कर सकते हैं और पोस्चर्स को वापस बहाल कर देते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, इतना एडवांस काम अगर यहाँ पे हो रहा है तो वो लोग, उनके लिए तो मैं ज़रूर यहाँ पे स्टार्ट में ही गाइडलाइन चाहूँगी जो हड्डी जोड़ों के पास चले जाते हैं, जो बार बार जाके मसाज या मालिशें कराते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं उनसे जाके, और फिर इस तरह के बिगाड़, और आपके पास लोग आते होंगे जो इनसे तंग आके आपके पास आते होंगे और उनका तो बुरा हाल हो चुका होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब किसी को मर्ज होता है ना तो वो दीवानों की तरह हर जगह हाथ पाँव मारता है। एग्जैक्टली। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी बीमारी की वजह से दवाई नहीं खा सकते, या उनकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि वो सर्जरी नहीं करवा सकते, तो उनके लिए ये बेहतरीन एक अल्टरनेटिव है। इवन प्रेगनेंसी के अंदर दर्द में पेन किलर तो बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, तो वहाँ कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स जो है ना बहुत हेल्प करती हैं और जो है ना इमीडिएट पेन रिलीफ देती हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास इफेक्टिव डॉक्टर का होना जिस पे आप रिलाई कर सके ना। एग्जैक्टली। अदरवाइज इस कंडीशन में तो आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। नहीं, ऐसा है कि इसके लिए पूरी एक बाकायदा एक साइंस है, मेडिकल है, मेडिकल का पार्ट है। इसमें तमाम डायग्नोस्टिक्स जो है ना वो यूज़ होती हैं डायग्नोज करने के लिए। उसमें लैब टेस्ट होते हैं, एक्सरेज, MRI, CT स्कैन्स, जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी से मसाज कराने जा रहे हैं तो आप अपनी ये रिपोर्ट्स ले जाएं, उनको जब किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा तो किस तरह से। अच्छा जी, अब सिटिंग पोस्चर में आपसे पूछना चाहूँगी, फिर हम फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स तो डिस्कस करेंगे। वो लोग जिनका मुसलसल बैठने वाला काम है, सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए? सिटिंग पोस्चर में आपका अपराइट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बैठे हैं, स्पाइन अपराइट है आपकी, शोल्डर्स जो है ना नेचुरली वाइड हैं। अगर शोल्डर्स आप राउंड करके बैठते हैं वर्क स्टेशन पे, या गर्दन आगे करके बैठते हैं, तो आप अपने नर्व्स के ऊपर लोड बढ़ा रहे हैं अच्छा, अब ये कुछ स्पेसिफिक नहीं, काम करते करते अक्सर आपको ऊपर नीचे या मुसलसल आपको 4-5 मिनट तो इस पोजीशन में आ ही जाते हैं, नहीं आपको पता चलता ना। देखिए, गुड पोस्चर्स को अडॉप्ट करने के लिए आपकी सेल्फ रियलाइजेशन और ट्रेनिंग करनी होती है। बिल्कुल। और वो जब आप रियलाइज जाते हैं कि मैं बैड पोस्चर में बैठा हूँ, तो फिर आप उसको करेक्ट भी करने लग जाते हैं। सही। अच्छा जी, अब मुसलसल बैठ के जिन लोगों को बैक पेन है, मैंने कुछ लोगों को देखा उन्होंने कुशन्स भी पीछे रखे होते हैं स्पेसिफिक से, सो क्या वो प्रैक्टिस ठीक है? देखें, अगर तो दर्द आ गया तो पोस्चर को मेंटेन करने के लिए आप पीछे कुशन रख सकते हैं,
या आप ऑल द वे पीछे लग के बैठें जैसे मैं बैठा हूँ। अगर आप कुर्सी को छोड़ के बैठेंगे तो आप अननेसेसरी वेट बेयर कर रहे हैं अपने स्पाइन के अंदर से। अपना वजन अगर पूरा छोड़ दें और अपने गैजेट्स अपने करीब ले आए, जैसे लैपटॉप है, फ़ोन है, चीज़ें हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, तो आपके सामने होगी तो आपको आगे नहीं झुकना पड़ेगा। सही। तो इट्स ऑल कांस्टेंट लर्निंग। एंड मुझे बता दें, जो घर में काम करने वाली खवातीन हैं वो बड़ी शिकायत करती हैं बैक में पेन की, घुटनों में पेन, इवन टखनों में पेन की। ऐसे ही है। सो इसके लिए क्या करना है उनको? काम तो अब हर रोज करना ही करना है। डेफिनेटली। देखें, आपकी बॉडी का स्टेमिना हर किसी का अलग अलग है। अपनी बॉडी के स्टेमिना को जानिए और देखिए कि आपकी बॉडी को लिसन करें पहले। अगर आपको आधे घंटे के बाद लग रहा है कि मैं थक रहा हूँ तो छोटी सी ब्रेक ले लें। किचन के अंदर स्टूल कुर्सी रखें और झुक के काम ना करें। बर्तन धोना, कुकिंग करना, कटिंग करना, ये आप अच्छे पोस्चर में भी कर सकते हैं। ऑल द वे नीचे झुक के जाके करने के बजाय अगर आप अपराइट रह के कर लें तो आप बहुत से डिजीज से बच सकते हैं। बिल्कुल। मोटापे का शिकार जो लोग हैं, अगर उनके साथ ये मसाइल हैं जी, तो उनको क्या करना है? देखें, वो अगेन एक्सरसाइज है, एक्टिव रहना है। तो आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना आपका मोटापा कम होता जाएगा। यानी इसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आप बस खुद जस्ट स्टे एक्टिव। यस, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मैंने अब आपसे ये पूछना है कि हम घर में बैठी खवातीन की भी बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है, आप सो के उठे तो आप मज़ीद थकावट महसूस कर रहे होते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? उसके पीछे कोई स्पाइन के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस हो सकती हैं। आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, उसको कोई डिस्क का इशू हो सकता है, या बेड इटसेल्फ वो इतना उसकी रिक्वायर जो है ना इतना कम हो गया है, जैसे स्प्रिंग मैट्रेसेस हैं या फोम वाले मैट्रेस हैं, तो दोनों का आपस में तालमेल नहीं बन रहा। तो स्पाइन के अंदर कोई इश्यूज चल रहे हैं और आपका बेड भी कंफर्टेबल नहीं है, तो मॉर्निंग में अलामात बताएंगे, क्योंकि मुसलसल लोगों के साथ अगर ये इशू चलता है तो लोग पेन किलर खाते रहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, इंजेक्शन लगवा लिए, 1-2 दिन रिलीफ हुआ, फिर आपके साथ वही शुरू। लेकिन अगर आपको ये कंडीशन बार बार महसूस हो रही है, कुछ उसके सिम्टम्स, क्या आपको अब फिजियोथेरेपी की तरफ जाना है? देखिए, अगर आप सुबह उठ के आपसे कमर सीधी नहीं हो रही और जिस्म कोई भी हिस्सा आपको दर्द कर रहा है, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसकी प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स करिए। एक्सरेज, MRI, CT स्कैन, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उसको प्रॉपर पिन पॉइंट करें कि एग्जैक्टली कॉज क्या है। और जब पिन पॉइंट हो जाएगा तो फिर उसको एलिवेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। Chiropractors definitely they help you a lot. इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है, मुझे ये बता दें, क्योंकि हमें अगर ये सेशंस लेने हैं तो क्या ये बहुत प्रोलॉन्ग होते हैं? लोगों को लगता है बड़ा आराम से फ़र्क पड़ेगा, अगर दवाई खा लेंगे तो जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट मेडिकल के शोबे का एक अहम लोग हैं जो स्किल्ड होते हैं एक्सरसाइज करवाने में, प्रिवेंशंस बताने में, बहुत सारी चीज़ें विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करने में, तो उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तो क्या आपका रिजल्ट इसमें आपको 100% मिल जाता है कि अगर आपको मुसलसल पेन है तो रिलीफ? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जल्दबाजी होती है ना कि बस हमें फौरी आराम आ जाना चाहिए। देखिए, मर्ज़ की शिद्दत के ऊपर है। अगर मर्ज़ आपका बहुत शदीद हो गया, जैसे डिस्क हर्निएशन है और उसमें एक शैटिका की एक अलामतें आ रही हैं। डिस्क हर्निएशन हर एक की बराबर नहीं होती, किसी की बहुत ज़्यादा होती हैं जिसको सर्जरी के बगैर करेक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ मिडिल लेवल के लोग होते हैं जहाँ पे शिद्दत उसकी थोड़ी, तो उसको एक्सरसाइज से, पोस्चर से, स्पाइन की मैनिपुलेशन से उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टू मच लेट नहीं हैं तो बगैर सर्जरी के आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा, नमनेस अगर आपको होती है तो इसके लिए कुछ अगर आप टेक्निक बताना चाहें, जो हम कुछ लोगों को पाँव की उंगलियों में अक्सर नमनेस फील होती है, हाथों में फील होती है, क्या किया जा सकता है? 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। अपर एरिया के लिए जब आप वर्क स्टेशन पे हैं, काम कर रहे हैं, तो नेक की बैकवर्ड मूवमेंट्स दिन में बहुत दफ़ा करिए। बैठे हुए दोनों हाथों को बहुत ज़्यादा ऊपर तक जो है ना लेके जाएं और छोड़ दें, 2-2 दफ़ा करें। और दिन में मल्टीपल स्ट्रेच करना बैक तक जितना पॉसिबली आपके लिए मुमकिन है। साइडवेज करें, शोल्डर श्रग्स करें, तो अपर एरिया की नर्व्स बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है। लोअर बैक का मसला है कि ये एरिया हमारा वेट लेता है, बैठे हुए भी, खड़े हुए भी और चलते हुए भी। अपने पोस्चर्स को चेंज करिए। बैठे हो, अगर आपको आधा घंटा हो गया है तो आप 2 कदम अपनी जगह से निकल के 2 कदम लेके दोबारा बैठ जाएं। वॉक कर लें। और खड़े हैं आप बड़ी देर से, तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। जैसे हम खवातीन की बात कर रहे थे, हाँ, किचन में अगर 2-3 घंटे खड़ी रहेंगी तो जाहिर उन्होंने अपने जिस्म को तो ब्रेक ही नहीं दी। बिल्कुल। ये शाइटिका का प्रॉब्लम बहुत आम होता जा रहा है। जी, ऐसे ही है। इसकी रीज़न क्या है?
इसकी दो मेन रीजंस हैं। डिस्क हर्निएशन जो मोहरों के बीच में कुशन के तौर पे होती हैं, वो नर्व्स के ऊपर प्रेशर देने लग जाती हैं, या किसी वजह से मसल्स के पैसेज में से जहाँ से नर्व्स गुजरती हैं तो मसल स्क्वीज हो गया और वहाँ से नर्व प्रेस होने लग गई, तो वो भी एक रीज़न बन सकती है। तो इसकी वजूहत तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये दो बड़ी कॉमन वजूहत हैं। तो अगर शियाटिक नर्व के ऊपर कहीं से भी प्रेशर है तो शियाटिक नर्व के अंदर आपको अलामतें आएंगी, टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है, दर्द है, शूटिंग पेन्स होती हैं, सम टाइम तो स्टैबिंग पेन होती है, बाज़ दफ़ा अगर ज़्यादा हो जाए तो कदम आपका वज़न नहीं लेता। तो ये डिपेंड करता है कि उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको साइंटिफिकली मेडिकली पहले डायग्नोज किया जाए और फिर उस मर्ज़ को अकॉर्डिंगली हल किया जाए। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हम बच्चों के लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, बच्चों में बैक पेन, हैवी बैग्स उठाने से, क्लासरूम में बैठने से, क्योंकि ये वो एज नहीं होती कि आप अभी से मेडिसिन पे बच्चों को लगा दें। ऐसे ही है। बच्चों में एडोलेसेंस में आने के वक्त, जिसमें 9 से लेकर 14 साल के बीच के बच्चों को मॉनिटर करिए। अगर आपके बच्चे का कंधा टेढ़ा चल रहा है, गर्दन टेढ़ी है, कुछ बच्चों को यूं करके बैठने की आदत हुए हैं, तो उनको प्रॉपर्ली डायग्नोज करवाएं। उनको हो सकता है विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी चल रही हो सकता है कि फॉल की वजह से उनके स्पाइन के अंदर कुछ टेढ़ापन आ गया है, या इसमें स्कोलियोसिस है जो इडियोपैथिक होता है, उसकी कोई रीज़न नहीं होती है। बच्चों में बगैर किसी वजह के स्पाइन टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो उनको अर्ली डायग्नोज करके उसकी एक्सरसाइज, प्रिवेंशन, पोस्चर केयर, ट्रेनिंग्स और ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है बिल्कुल बैक यूं करके बैठने की आदत होती है, क्योंकि क्लासरूम में इस तरह बैठते हैं, ऐसा ही है, और रूटीन उनकी ऐसे बन जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो बैक बिल्कुल ऐसे पीछे से बेंड हुई लगती है, ऐसे ही है। तो उसके लिए क्या हम फिजियोथेरेपी रिकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उनको घर में पोस्चर्स सिखाइए, अच्छे पोस्चर्स में बैठ के पढ़ें, और फ़ोन और गैजेट्स जो है ना उनको उस पोजीशन में दें। अगर आपका बच्चा उल्टा लेट के टीवी और जो है ना फ़ोन यूज़ करता है या अपनी बुक की रीडिंग करता है, तो इस तरह के मसाइल उसके कम हो जाते हैं। अगर वो यूं करके बैठ के देखेगा और यहाँ पे डील करेगा, तो वो पोस्चर उसका ये वाला उसको हम क्रिएट करेगा। सही। तो उल्टा लेटने से ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। सही। सो अगर आपके मुसलसल रह रही है, नेक में पेन रह रही है, सो इसकी रीज़न क्या हो सकती हैं? यही आपका मुसलसल बैठ के काम करना ही इसकी एक रीज़न है? नहीं, इसमें रीजंस तो बहुत सारी हो सकती है। मोहरों की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ बॉडी के अंदर केमिकल्स वो चेंजेस करते हैं, जिसमें हेडेक्स, मिग्रेन्स, नमनेस वगैरह आ सकती है। मैकेनिकल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे स्पाइन का थोड़ा टेढ़ा हो जाना और नर्व्स का प्रेस होना, डिस्क हर्निएशन है, स्पाइनल स्टीनोसिस है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इसमें एग्रावेटिंग फैक्टर्स क्या हैं? इन तमाम चीज़ों में अगर आप गलत पोस्चर में लेटते और काम करते हैं तो वो अंडरलाइंग प्रॉब्लम आपको सिम्टम्स मल्टीप्लाई कर देगा। सही। तो गर्दन की पोजीशन आप अच्छी रखिए, शोल्डर श्रग्स करिए, डीप ब्रीदिंग्स करिए, गर्दन को रिलैक्स करिए, बड़ा तकिया इस्तेमाल ना करें जो नेक को प्रेस करता है, ऑकवर्ड पोजीशन पे ना सोएं, जैसे हम सोफे पे ऐसी सर रख के सो गए, तो प्रॉपर पोजीशन बना के सोएंगे तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। सही। सो ये काम तो सभी को करना है, मतलब अगर आपको पेन है नहीं है, अपनी रूटीन ये बना के रखिए। मुसलसल एक पोस्चर में बैठे रहना आपको प्रॉब्लम को दावत दे सकता है। सो आप जहाँ कहीं पे भी कोई भी काम कर रही हैं, अपने पोस्चर चेंज करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब कुछ देखने वालों को? गुड पोस्चर जी हमें बहुत सारे मसाइल से बचा सकता है, और काम करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, घर में अच्छी पोजीशन में बैठिए और बहुत सारे मसलों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। कुछ हम इंसानी रवैयों पे बात कर लेते हैं। कुछ इंसानी रवैये ऐसे होते हैं कि हमारे लिए शायद वो कहीं ना कहीं हमारी आदत भी होते हैं, हमें फ़ायदा भी दे रहे होते हैं, लेकिन सोसाइटी में उसको अच्छा नहीं समझा जाता। कुछ लोग उसको कहते हैं अच्छा ये तो पागल है, अकेला बैठा रहता है। कुछ लोग कहते हैं नफ्सियाती मरीज़ लगता है, अकेला बैठा रहता है। और फिर कुछ लोग कहते हैं इसका तो इखलाक ही कुछ नहीं, किसी से बात करना पसंद नहीं करता। कोई नकचिड़ा कहता है, कोई मतलब कहता है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है ये। अब ये एक रवैया है, ये एक आदत है। कुछ लोगों में ये चीज़ नहीं होती है कि वो लोग गैदरिंग्स में बैठे हैं और बातें शातें करें। हर किसी को अल्लाह ताला ने अलग-अलग नेचर दी है। अब कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा तन्हाई पसंद होते हैं, उनके अपने मसाइल हैं। इसके बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी होता है कि आया किसी के साथ कोई मसला है, कोई लाइफ में ट्रॉमा ऐसा हो गया कि वो अकेला रहना पसंद कर रहा है,
कुछ लोग बाय नेचर ही ऐसे होते हैं। अभी आपको किस कदर फ़ायदा पहुंचा रहा होता है, किस कदर नुकसान पहुंचा रहा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या, आपके अंदर छुपी सलाहियतें तबाह हो रही होती हैं, बहुत सारे सवालात हैं। अगर आपका बच्चा इस तरह का है तो उसको आपको शुरू से कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये सब चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कम गो होना, तन्हाई पसंद होना, ये वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको समटाइम्स सोसाइटी में कह रहे हो तो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, या ये पागल है, या तो मुसलसल ही कोई अकेला रहने वाला है तो उसको तो कह दिया जाता है ज़हनी मरीज़ है, अकेला बैठा रहता है। मुझे ये रवैये बता दे, हर बंदे के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो हम इसको कैसे लें? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि कम गो लोग जो हैं उनके बारे में लोग अक्सर सड़ियल है, हाँ। लोगों से बात करना पसंद नहीं है, प्राउडी है, या ये लोगों से घुलना मिलना, हाँ। इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं हम इन लोगों के सरे जो है वो लगा देते हैं, जो कि ऑफ कोर्स फिर उन लोगों के लिए भी एक स्टिग्मा बन जाता है कि यार उनकी पर्सनैलिटी के स्ट्रेट की वजह से कि वो नहीं पसंद करते घुलना मिलना, वो नहीं बात करना चाहते, या वैसे वो कम गो हैं, तो आप उनको ऐसे स्टिग्मा कर दें कि जी ये तो जो है ज़हनी मरीज़ है, या ये बड़ा प्राउडी है। ये एक्चुअली कम गो होना जो होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती हैं हमारी। कुछ लोग जो होते हैं बड़े वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी वो बहुत लोगों में रहना पसंद करते हैं, बहुत बोलना पसंद करते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, लोग उनसे बात करके खुश, बबली बहुत होते हैं, खुश होते हैं। कुछ लोग इस तरह के नहीं हो सकते, कुछ लोग जो हैं वो खामोश रहना पसंद करते हैं। तो ये आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है बेसिकली, कि आप जो है वो एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। वो लोग जो कि ज़्यादा नहीं बोलते लोगों के साथ, अक्सर ऑफ कोर्स उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना जो है वो करना पड़ता है। मुझे इसी बात से एक केस भी याद आ रहा है कि एक जो है ना, एक बच्ची आई मेरे पास, तो शी वॉज मैरिड, तो उसने कहा कि ये मेरी सास जो है ना वो मुझे इतना टॉन्ट करती इस बात के ऊपर कि ये तो किसी से हंस के बात ही नहीं करना पसंद करती, ये तो घुलती मिलती नहीं है, कोई घर में मेहमान आ जाए तो उसको भी ये सलाम लेना, ये नहीं, ऑफ कोर्स वो उतना नहीं बोलती होगी, लेकिन वो उसके लिए वो सारी चीज़ें जो बड़ी नेगेटिव सी जो वो होगी, तो वो दैट्स हाउ इट प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी कि कोई बंदा जो कि कम गो है और ख़ास तौर पे अगर वो बहू हो जाएगी तो फिर तो एक और बहुत बड़ा मसला जो है ना वो खड़ा हो जाता है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं दे आर नॉट बैड एट ऑल, वो बिल्कुल भी उनमें कोई खुदा न खास्ता कोई बुराई नहीं है कम गो होना, बल्कि अगर आप अपने रिलीजन की बात करेंगे तो कम गो होना जो है वहाँ पे एडवाइज्ड है कि आप कम बोलें, अच्छा बोलें, सोच समझ के बोलें। अब होता ये कि समटाइम्स कम गो लोग जो होते हैं उनके अपने कुछ बचपन की भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे बचपन में अगर वो बोलने की कोशिश करें तो आप उनको स्नैप करें, तुम चुप करो। सो अल्टीमेटली दे लर्न कि अच्छा यार मैंने कम बोलना, या मेरी सुनी नहीं जाती, मैं बोल के क्या करूं। इवन मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे अभी 2-3 दिन पहले क्या ही एक केस आया, मैरिटल कपल जो था ना वो था, अब पहले वो बड़े दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे, तो वो हुआ ये कि अल्टीमेटली जो है वो जब आपकी नीड्स नहीं ना पूरी होती, व्हेन यू डोंट रिस्पॉन्ड टू द नीड्स, और एक बंदा बोलता रहता है बताता रहता है, और फिर वो अपने एक शट डाउन में चला जाता है कि यार ठीक है इस बंदे ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, तो फिर आप चुप कर जाओ। तो वो कपल जो था उसमें खास तौर पे उसका हस्बैंड जो था ये वो सेइंग कि अब ये बिल्कुल भी बात नहीं करती मुझसे, ये बिल्कुल खामोश हो गई हुई है और कहीं पे भी हमारी कोई बातचीत नहीं होती। ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी आती हैं, और ये तब भी होता है, एक तो बचपन की चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि बचपन में आपने इतनी शटअप कॉल दी हुई है बच्चों को कि वो दे डोंट डेयर, और फिर वो अपने अंदर ही रहना शुरू हो जाते हैं, या आपने उनको कोई आउटलेट नहीं दिया हुआ जहाँ पे आके वो बात कर सकें, जहाँ पे वो शेयरिंग हो सके, तो वो नहीं करते। एंड देन जो है फिर जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो जैसे ये वाला सिनेरियो मैंने बताया कि व्हेन यू आर नॉट बीइंग हर्ड, या आपको लगता है कि आपको सुना ही नहीं जा रहा, तो आप फिर बोलते तो हैं कुछ अर्से के लिए, मगर उसके बाद फिर आपका एक कंप्लीट साइलेंस हो जाता है कि यार इट्स फाइन, अब छोड़ दो ये चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें जो ये पहले भी हो सकता है, एज पर्सनैलिटी भी आपका डेवलप हो सकता है, फिर आपका एक एज बिहेवियर भी बन सकता है, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो आपके किस तरह के हैं। वो लोग जो कि पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट होते हैं, वो उन लोगों के लिए उनकी तन्हाई, उनकी खामोशी जो होती है ना, वो दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम, एंड दे रियली एंजॉय बीइंग अलोन, और वो उनको अच्छा भी लगता है। और इसलिए उनका थॉट प्रोसेस आप ऑफिस से गए हैं, थके हुए हैं, थोड़ा सा आप रेस्ट करना चाहते हैं, कोई और चीज़ है, मुसलसल अकेले बैठे रहना, अपनी ही बातें सोचते रहना, अपनी ही उसमें एक दुनिया में रहना, क्या ये बाकी कोई बीमारी है नफ्सियाती? ये बीमारी हो भी सकती है, बिकॉज अगर लेट्स से कि एक बंदा जो है, दो तरह की चीज़ें जो है ना वो सामने आती है, जैसे मैंने कहा कि एक पर्सनैलिटी ही इस तरह की है कि बंदा किसी से घुलना मिलना नहीं पसंद करता, और दूसरी एक चीज़ जो है वो कुछ लोग जो जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो, या वो डिप्रेसिव पर्सनैलिटी होते हैं,
वो लोग भी जो है ना वो बिल्कुल अकेले रहना और तन्हाई में रहना और खुद ही अपनी सोचों में गुम रहना जो है वो भी करते हैं। बट देयर इज़ अनदर एलिमेंट। अब जो आज की दुनिया में एक नई चीज़ जो ऐड हुई है ना, जो हमके साथ इंटरेक्ट नहीं करने देती, दैट्स योर मोबाइल। आप अकेले तो बैठे हुए बट यू आर नॉट ऑल अलोन, यू आर हैविंग योर मोबाइल। अब आपकी दुनिया आपका मोबाइल है, तो आपको बाहर के लोगों से बात, और मे बी आप बाहर के लोगों से इसलिए भी बात नहीं करते दैट यू डोंट फील सेफ विद देम, दैट यू डोंट फील इंटरेस्टिंग, वो चीज़ें आपको इतना इंटरेस्ट नहीं कर रही रीजन ना कि आप सामने बैठे हुए लोगों के साथ क्यों बात नहीं कर रहे। हाँ, कोई ना कोई रीजन जो है वो हो सकती हैं इस चीज़ की, मगर ये बीमारी भी हो सकती है ना कि ये डिप्रेशन हो सकता है जिसमें लोग जो है बहुत डीपली अलोन फील जो है वो करना शुरू कर देते हैं। एंड समटाइम्स जो है वो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जिसमें हमारा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसमें लोग जो है वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी नहीं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनमें लोग जो है बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं और वो अकेले ही रहते हैं। एंड दे लाइक टू बी के जी वो उनसे कोई बात भी ना करे। बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है ना कि बाहर पढ़ने चले गए और अकेले रहे और लंबे अरसे के लिए आप अकेले रहते हैं और फिर आपको लोगों के साथ बैठने की और उस तरह बात करने की आदत नहीं रह जाती। यानी अब आपकी पर्सनैलिटी में भी ऐसी थी या नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो है ये चीज़ जो है वो डेवलप होगी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं, दे लव देयर तन्हाई, और एट द सेम टाइम वो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं व्हेन दे आर इन द पीपल, तो वो उनके साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। सो ये हम ये ज़रूर कहेंगे क्योंकि लिविंग इन अ सोसाइटी लाइक अस, जो हमारी जैसे हमारी सोसाइटी, इसमें बोलने वाले लोगों को ज़रा ज़्यादा पसंद किया जाता है, चाहे वो फजूली बोल रहे हैं तो वो उनको ज़रा ज़्यादा पसंद किया जाता है, इंटरेक्टिव लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लोग जो है दे डोंट बॉदर अबाउट दिस कि अच्छा कोई अकेला बैठा हुआ है या अपनी ही दुनिया में बैठा हुआ है। और यूजुअली जो कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज़ होती हैं उनमें ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये लोगों को बॉदर करता है, ये उस बंदे को तो इतना परेशान कर रहा है। मुझे ये लगता है कि आपके बच्चे की ग्रूमिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है। अगर आपको लग रहा है कि शुरू से आपका बच्चा तन्हाई पसंद है, ऑब्वियसली उसने आगे सोसाइटी में मूव करना है, हर जगह पे जाना है, तो वो कौन सी गाइडलाइंस आप बताएंगी कि हमने अपने बच्चों को अगर उनकी डेवलपमेंट पे हम ध्यान दे रहे हैं तो ये चीज़ें कि वो सोसाइटी में आगे बढ़ सके, लोगों से मिले जुले, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, क्या करना है हमें? बेसिकली है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि आप अपने बच्चे को जो है ना जब जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि आप उसको स्नब ना करें। अगर वो बात कर रहे हैं उसकी बात को सुन लीजिए, और आप चाहे वो गलती बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, जब आप उसको बार बार स्नब करेंगे तो उसका बोलने वाला कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। हाँ, क्लासरूम में अक्सर होता है, टीचर कहते हैं नहीं तुम तो चुप ही कर रहे हो, तुम तो चुप ही कर रहे हो, और घर पे भी होता है। और ये चीज़ जो है बच्चे के कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसके स्पीकिंग स्किल को भी ख़त्म करती है कि यार यानी मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं सुना ही नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को जो है वो रोकना है। देन आप अपने बच्चे को रिस्क टेकिंग की तरफ लेके जाइए और उसको बताइए कि अच्छा करके देखो, अच्छा मिल के आओ, अच्छा उससे ये बात कह के आओ, ताकि उसको थोड़ा सा आइडिया हो कि चीज़ें किस तरह से करनी है। और फिर बच्चों के साथ बिठा के उसको खिलाने की कोशिश करें। कभी भी उसको अक्सर ये चीज़ें अब जो हम हमारी सोसाइटी के चैलेंजेस ना पहले से थोड़े से बदल गए हुए हैं। जैसे अब हम थोड़े से इंडिविजुअल यूनिट जो है हमारा, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम उतना ज़्यादा नहीं रहते, हम अकेले ज़रा ज़्यादा रहते हैं। जब बच्चे जो है वो अलग से रहना शुरू हो जाते हैं, यानी सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहना शुरू होते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट तरह ग्रो करती है, क्योंकि अब बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में डिफरेंट लोगों के साथ होता है या अपने कजन्स के साथ होता है। तो वो इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ को इम्पैक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि आपके बच्चे की सोशलाइजेशन जो है वो ख़राब हो रही है। सो कोशिश करें कि टाइम टू टाइम बच्चे की जो सोशलाइजेशन है उसको ज़रूर फोकस करें, यानी उसके फ्रेंड्स के साथ उसको जो है इंटरेक्ट करवाएं, उसके कज़न्स के साथ उसको ज़रूर इंटरेक्ट करवाएं, उनके साथ उनको शेयरिंग वगैरह करवाएं। थोड़ी छोटी छोटी सी जैसे ट्रीट्स होती हैं ना, कि मसलन आप उसको कहें कि वो अपने फ्रेंड्स को ट्रीट पे इनवाइट कर ले, बिरयानी पे इनवाइट कर लें, छोटा मोटा जो घर में चीज़ें हुई होती हैं, ताकि उसको ये आइडिया हो कि उसने सोशलाइज कैसे करना है, उसने चीज़ें किस तरह से शेयर भी करनी है अपनी। सो जब आप इस तरह की छोटी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे को देते हैं तो दे गेट इनकरेज बिकॉज ऑफ दिस, और फिर वो खुद ब खुद ही चीज़ें उनकी सोशलाइजेशन की तरफ चले जाती हैं। अच्छा, जैसे अक्सर बच्चे बात कर रहे होते हैं और उनको भूल जाता है कि उन्होंने क्या बात करनी है, तो वहाँ पे हम अक्सर जो है बच्चे को ना डराना शुरू कर देते हैं, तुम भूल गए हो, तुमने याद नहीं किया था अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं था इसको। डोंट डू दिस। ये बच्चे को ना उसके जहन को कंफ्यूज कर रहा है। आप उसको एक लुकमा दे दीजिए कि मसलन इससे अगली चीज़ ये है, ताकि उसको फौरन याद आ जाए और वो उससे आगे चला जाए। पहली प्रॉम्प्ट आप उसको जो है वो एक सपोर्ट कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ जो आप उसको कह सकते हैं कि अच्छा मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, बताओ अच्छा आगे क्या था बताओ, यानी आप उसको एनकरेजमेंट के ऊपर रखेंगे तो आपका बच्चा जो है वो डेफिनेटली लोगों से बात भी कर पाएगा, सोशल इंटरेक्शंस भी उसके बेहतर हो पाएंगे। और हाँ, उसको कभी अगर वो अकेले बैठ के, बल्कि ये आदत डेवलप करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा लोगों में भी बैठने की ज़रूरत हो, बैठने की आदत होती है, when they have to live alone, जब उनको अकेले रहना होता है तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, they cannot survive all alone। बिल्कुल ऐसे तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो है, यानी जैसे वो अकेला बैठ के समटाइम्स आप उसको पार्टी करवा रहे हो, समटाइम आप उसको अकेले बैठा के काम करवा रहे हो, वो अकेला भी रह रहे हैं, ये दोनों चीज़ें यानी ये पर्सनालिटी जो ग्रूमिंग है ये हमारे घर से ही होती है और हमें बच्चे फर्स्ट 5 इयर्स बिल्कुल फर्स्ट 5 इयर्स में और हमारे घर में ही होती है बिल्कुल। सो ये पेरेंट्स को इन चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच सायरा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हमने आपको बतानी है जी मौसम की सूरत हाल, सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, तो आज का मौसम कैसा होगा देख लेते हैं टुडेज वेदर। सो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, बारिश के इम्कानात कब तक हैं? कोमल हमें ज्वाइन कर रही है, इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी कोमल बताइएगा। जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो फ़ोग जो है वो शिद्दत अख्तियार कर रही है और फ़ोग बढ़ने की वजह से हद निगाह में कमी आ गई है, जिसकी वजह से हुकूमती इक़दाम उठाए जाते हैं, मुख्तलिफ मोटरवेज़ बंद कर दी जाती हैं ताकि लाहौरी जो है किसी किस्म के हादसात से दो चार ना हो। लेकिन लाहौरी हैं फिर भी बेहतियाती बरतते हैं, फिर हादसात से दो चार भी होते हैं। हमेशा इक़दाम किए जाते हैं हुकूमतों की जानिब से कि ताकि लाहौरी जो हैं ख़ासतौर पर शहरी जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और जिस बात से मना किया जा रहा है उस बात से मना भी हों। लेकिन हम जो है हम हमेशा वही काम करते हैं जिस काम से हमें मना किया जाता है, तो इस वजह से जो है वो फ़ोग बढ़ रही है। फ़ोग बढ़ने की वजह से बार बार हिदायत की जा रही है कि फ़ोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, दौरान सफ़र स्पीड लिमिट को बरकरार रखें। रोज़ाना के बेसिस पे हम देखते हैं कई हादसात रूनुमा होते हैं, कभी किसी की गलती होती है, कभी फ़ोग लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कभी स्पीड लिमिट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हादसात पेश आते हैं और फिर लाहौरी अपनी जान की बाजी भी हार देते हैं और एहतियात फिर भी नहीं करते। तो बार बार एहतियात की हिदायत की जा रही है माहिरीन की जानिब से। मौसम बदलते रहते हैं और मुख्तलिफ मौसमों के साथ जो है वो हालात भी बदलते रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर जान चली जाए तो वो वापस नहीं आती। तो खुदारा अपना ख्याल करें और बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसी के साथ साथ हवाओं का सिलसिला भी ठंडी ठंडी जो है वो अपनी ठंडक बरकरार रखे हुए है और यह खस्ता हवाओं के बाइस सर्दी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रही है। और ऐसे में गैस भी नहीं आ रही, तो गैस ना आ रही हो तो ना आपको पता है ये कितना बड़ा मसला है। घर में हो गैस ना आ रही हो, घर का खाना नहीं बना सकते आप, सर्दी जो है वो अपनी कम नहीं कर सकते, हीटर नहीं चला सकते, गर्म पानी नहीं मिल सकता, नहा नहीं सकते, बहुत से मसले जो हैं वो सामने आते हैं। तो जितना हो सकता है अगर गैस मैसर होती है तो उसको सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वही हम बात करते हैं ठंडी हवाओं के हवाले से, तो माहिरीन ने बताया है कि हवाओं का सिलसिला जो है वो इस तरह से बरकरार रहेगा और हवा जो है वो इस वक्त 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो वहाँ से कमी के साथ 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ठंडी ठंडी हवाएँ जो हैं वो इसी तरह से यकवस्ता रहेंगी और मज़ीद ठंडी होती चली जाएंगी। और सूरज के हवाले से कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे, यानी कि आज फिर उफ़क़ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे और हद निगाह में भी कमी है, फ़ोग बढ़ रही है, लाहौर ये एहतियात करें। बारिशों से मुतालिक फिर कोई भी इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो एक की मजमूई शरह इस वक्त 200 रिकॉर्ड की जा रही है, यानी कि आज इसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लिहाजा लाहौर ये जहाँ पर देखें ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो बंद कर दें ताकि उससे थैंक यू सो मच। कोमल हमारे साथ मौजूद थी और कोमल ने मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया। जी सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो बाहर जाने आपने तो प्लीज़ गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म खानों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी वार्म अप रहे, तो ज़्यादा सर्दी की शिद्दत से आप महफूज रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, आपके फ़ीडबैक से ही हम नई नई चीज़ें प्लान कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होनी है जी सेम टाइम पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।